क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों कहा गया 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरी करंट आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। ओके, कहा गया है दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर सी इज। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की बात हो रही है। आइए देखते हैं। 3 वायर्स यहाँ और तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, यहाँ पर एक वायर जिसका नाम डी रखा गया है और बच्चों एक वायर जिसका नाम सी रखा गया है। एक वायर इसमें डायग्राम में दिख रहा है, इसका नाम जी रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों करंट जा रहा है, यहाँ भी करंट जा रहा है, यहाँ भी करंट जा रहा है, यहाँ भी, इन तीनों में करंट जा रहे हैं। हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए कि यहाँ जो वायर सी है उसके 25 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगाया गया होगा इसके द्वारा इस पे फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में इसने इसको क्या किया होगा, रिपेल। और ये बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में ये भी है, इसने इसको क्या किया होगा, रिपेल। तो जो इसके ऊपर बच्चों फोर्स लग रहा होगा ये इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, रिजल्टेंट के बराबर होगा। अगर यहाँ नेट फोर्स आप निकालने के लिए जाओगे तो इसके द्वारा इस पर लगाया जाने वाला फोर्स, यहाँ पर इसके द्वारा 1 2 3 लिख देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। 1 के द्वारा 2 पर लगाया जाने वाला फोर्स और 3 के द्वारा 2 पर लगाया जाने वाला फोर्स, 2 पर लगने वाले फोर्स की बात की गई है। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर नेट फोर्स हमारा आ जाएगा F1 डिफरेंस F2। ऐसे F1 की वैल्यू बच्चों मेरे पास होगा, 2 पैरेलल वायर का इक्वेशन लगाएं, μ0/2 पाई I1 I2। पहले में जो करंट जा रहा है वो 30 एम्पियर का है, 30 एम्पियर का है। दूसरे में जो करंट जा रहा बच्चों इसमें 10 एम्पियर दिया गया, नीचे लिखा गया है 10 एम्पियर है। अगले में लास्ट वाले में जो करंट जा रहा बच्चों 20 एम्पियर का है। ऐसे ऐसे तो क्या होगा सीखिएगा। ये वाली दूरी भी आपको दी गई है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये वाली दूरी बच्चों 2 सेंटीमीटर है, ऐसे दिया गया है। ओके, μ0/4 पाई I1 I2 यानी कि ये हो गया 30 × 10 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, 3 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। कितने लेंथ पर इसके, 25 सेंटीमीटर पर। यही कहा गया ना 25 सेंटीमीटर लेंथ पर, तो इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, इंटू 25, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। माइनस फिर हम लिखेंगे μ0/2 पाई दिस इंटू दिस, यानी कि बच्चों यहाँ हो जाएगा 20 × 10 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ का करंट, दैट इज सॉरी यहाँ का लेंथ कितना लेना है, 25 सेंटीमीटर लेना है। बच्चों इसको आप देखिए सॉल्व करके, जितना यहाँ ये वैल्यू आ रहा है उतना यहाँ भी ये वैल्यू है, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, 0। इसको देखिए, जो चीज़ यहाँ लिखा सेम यहाँ लिखा है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगा। तो बच्चों नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा, 0। किसी भी पर्टिकुलर लेंथ इसको ले लीजिए, कोई भी पर्टिकुलर लेंथ, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। एक और तरह से देख सकते हैं बच्चों, इसके द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक, इसके द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इसके द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इसके द्वारा आउटवर्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के चेक करो, इनफाइनाइट वायर का केस है। तो बच्चों जितना इसके द्वारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाया जाएगा उतना इस वायर के द्वारा यहाँ लाया जाएगा। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है वहाँ पे अगर उसी पॉइंट के उसी लाइन पर मैं कोई वायर रख दूं, करंट जा रहा उसमें, तो बच्चों उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, नेट वैल्यू यहाँ 0 आएगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों PQ एंड RS आर लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की बात हो रही है, सभी बच्चे समझें। यहाँ पर 2 लॉन्ग वायर्स हैं और दोनों पैरेलल हैं। ऐसे एक का नाम PQ है
दूसरे का नाम RS है, और इनमें करंट एक ही डायरेक्शन में यूं जा रहा है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ बीच में कोई पॉइंट M है, मिड में बिल्कुल। यहाँ पे जो करंट जा रहा है 2 एम्पियर का है, और यहाँ पे बच्चों जो करंट जा रहा है दिस इज 1 एम्पियर। ओके, हमसे कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट M पर, जो कि मिड पॉइंट बताया गया है, यहाँ के अंदर कितना है, B के बराबर है। ठीक है, नाउ द करंट ऑफ 2 एम्पियर इज स्विच ऑफ। 2 एम्पियर का करंट ही हटा दिया गया, उसको स्विच ऑफ कर दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट M पर अब कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये मिड पॉइंट है, तो मतलब यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर x है तो यहाँ से भी क्या रहा होगा, x। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की नेट वैल्यू पॉइंट M पे आया होगा बच्चों, वो आया होगा इसके द्वारा यहाँ इनवर्ड, इसके द्वारा यहाँ आउटवर्ड। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इनफाइनाइट वायर का केस है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं x डिस्टेंस पर। यहाँ पर हो जाएगा बेटा I जो कि 2 एम्पियर का है बाई x। ठीक है, ऐसे हो गया। और यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा, तो इसके द्वारा यहाँ ज़्यादा आएगा तो माइनस लगा देते हैं। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1/x। ऐसे इसको सॉल्व करें तो सिग्मा B की वैल्यू बच्चों हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2/x माइनस 1/x। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को कॉमन करने के बाद यही बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/x, और इसकी वैल्यू यहाँ के अंदर दिया है B। दिस इज गिवन, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है बेटा, ये दिया गया है कि ये वैल्यू B है। अब कह रहा कि अगर 2 एम्पियर वाले को स्विच ऑफ कर दिया जाए, 2 एम्पियर वाले को जब स्विच ऑफ कर देंगे, 2 एम्पियर ये स्विच ऑफ हो गया, ये नहीं रहा, ये स्विच ऑफ हो गया। अब बच्चों रहा केवल ये। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नाउ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट M पर अब जो होगा उसमें केवल और केवल एक वायर का केस होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई क्या हो जाएगा x। I के जगह पर क्या है 1, और इतने की वैल्यू आप देखिए दिस मच जो कि यहाँ पर आ रहा है ये B के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर सिंपली क्या हो गया B। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी क्या होगा B। अब इस सवाल को जल्दी से कैसे कर सकते हैं, देखिए दूरी सेम, तो इसके वजह से अगर 2x है तो इसके वजह से x रहा होगा, 2x माइनस x दैट इज x, जो कि B दिया है। तो x की वैल्यू ऐसे भी निकल गया B, इसके वजह से x था, B बचा, x बचा मतलब B बचा। तो जल्दी से आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे क्योंकि बोर्ड पे समझाना है तो बच्चों पूरा टाइम लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्चुअली चीज़ें आपके समझ में आएँ। ओके, तो ऑप्शन वाइज अगर मैं देखूं तो बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ जा रहा है वो होगा ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों आप देखें इस तरह का एक वायर का सेगमेंट दिखाया गया, ऐसे ऐसे और यहाँ पर यूँ, और यहाँ पे कहा गया है करंट थ्रो ABC एंड A डैश B डैश C डैश। इसका नाम बच्चों लोअर वायर का A डैश B डैश C डैश ऐसे है। यहाँ पे कहा गया है इसके अंदर करंट आई हैं दोनों ही में। कहा गया BP इक्वल टू PB डैश, मतलब ये वाली दूरी सेम है और कितना है, स्मॉल r के बराबर है। ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r है और ये वाला भी क्या है, स्मॉल r है। ओके, हमसे कहा गया है ये पॉइंट्स जो हैं C डैश B डैश P B C ये सब कोलिनियर हैं। अच्छा, हमसे फिर बोला गया है कि बताइए, बोला नहीं गया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब कोई वायर सेगमेंट इस तरह से आए जो कई टुकड़ों में दिखे तो उसको जितना पॉसिबल पार्ट हो डिवाइड कर लीजिए, पहला, दूसरा, यहाँ पर बच्चों ये हुआ थर्ड पार्ट, ये होगा फोर्थ पार्ट, ऐसे ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों पहले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट P पर होगा वो इनवर्ड होगा, अगले पार्ट की वजह से भी इनवर्ड होगा, ये इनवर्ड हुआ, ये इनवर्ड हुआ, इसके वजह से और इसके वजह से यहाँ क्या होगा, जीरो होगा।
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के अंदर बच्चों जो आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा पॉइंट P पर, वो पहले से इसके लिए और इसके लिए तो कोलिनियर हुआ, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसके वजह से इनवर्ड और इसके वजह से भी इनवर्ड, देखिए दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो सीधे सीधे दोनों को जोड़ लेना, B1 प्लस B3, बाकी तो जीरो हो गए। जितना इसके वजह से यहाँ होगा उतना ही इसके वजह से यहाँ होगा। बच्चों ये एक इंड इसका कितना है कुछ दिया नहीं, तो इसको इनफाइनाइट मानेंगे और फाइनाइट इंड के जस्ट फ्रंट पे देखना है। तो यहाँ के अंदर मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। एक की वजह से अगले की वजह से भी सेम होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, देखिए इनवर्ड इनवर्ड, तो यहाँ दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे बच्चों। और आपस में अगर जुड़ जाएंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर जो होगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, दिस विल बी म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 2i डिवाइडेड बाई आर। ये बच्चों यहाँ के लिए हमारा रिजल्ट आ गया, यहाँ के लिए रिजल्ट आ गया। और ऑप्शन यहाँ के लिए जो हुआ देखते हैं, ऑप्शन यहाँ करेक्ट जा रहा बच्चों, ऑप्शन बी, ठीक है। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बेटा हमसे कहा गया है, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ वेलोसिटी v at an angle theta as shown in figure. Okay, then the ratio of radius to pitch of helix, रेडियस और हेलिक्स के पिच का यहाँ रेशियो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 एंड इट्स सोल्यूशन। चलिए एंजॉय करते हैं बच्चों। कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे x के अलांग है और इसके अंदर ये रहा बच्चों y एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे रहा, यहाँ y मान लेते हैं, यहाँ x। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x के अलांग है। जब यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा किसी स्पीड से, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, उसका x कंपोनेंट मैंने बताया है पढ़ाते वक्त, और इसका y कंपोनेंट, ऐसे करके चेक करते हैं। तो y कंपोनेंट की वजह से y कंपोनेंट जो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यूं है, y कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जबकि x कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलांग है। ऐसे केस में मैंने बताया था कि y कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का, और x कंपोनेंट की वजह से लीनियर मोशन होता है। ओवरऑल मोशन बच्चों लीनियर और सर्कुलर का कॉम्बिनेशन होता है। एक पूरा ये हेलिकल पाथ बन जाता है, एक पूरा हेलिक्स तय करने में जो यहाँ पर लीनियर डिस्टेंस चला जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं पिच, ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं पिच। यहाँ पर हमसे पूछा गया रेडियस और पिच का रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस के लिए जिम्मेदार y कंपोनेंट है, तो रेडियस अपान पिच ये रेशियो मुझे बताना है। यहाँ पर होगा m vy डिवाइडेड बाई क्यू बी, रेडियस के जगह पर। ओके बच्चों, बता चुके हैं डिटेल में, डोंट वरी। अगर कुछ भूल रहा हो तो रिवाइज कर लीजिएगा पूरा फिर से। और बच्चों यहाँ पे दूसरा मेरे पास पिच की जहाँ तक बात है वो होगा x कंपोनेंट vx इनटू टाइम पीरियड। एक हेलिक्स पूरा करने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड के बराबर होता है, जो कि आता है 2 पाई m अपान क्यू बी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ m ने m को कैंसिल कर दिया होगा, क्यू बी से क्यू बी कैंसिल हो गया होगा। ऊपर देखें तो बचा हमारे पास vy, और नीचे देखें तो यहाँ पर बचा है vx इंटू 2 पाई, यही ना। vy का मतलब बच्चों, अगर ये एंगल थीटा यहाँ उन्होंने दिया है तो vy का मतलब यहाँ हो जाएगा v साइन थीटा, और बेटा vx का मतलब यहाँ हो जाएगा v कॉस थीटा इंटू 2 पाई। v ने v को मार दिया होगा, यहाँ कैंसिल कर दिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर साइन थीटा अपान कॉस थीटा दैट मीन्स टेन थीटा। तो रेडियस अपान पिच ये जो रेशियो आएगा हो जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये हो गया यहाँ के अंदर टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आया वो हो गया ऑप्शन डी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा हमसे कहा गया है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग
पहला कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 की बात हो रही है, सब लोग सीखिए। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड कह रहा एक्सीलरेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल यूँ चले, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल चलेगा, उस पर एक इंस्टेंटेनियस फोर्स जो लगता है बच्चों, वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हम लोग लिखते हैं Fm इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। हमने आपको ये बताया था कि Fm और V के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर बच्चों अगर V यहाँ है तो Fm यहाँ पर कहीं होगा, ऐसे। Fm और V के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बच्चों, ऐसे परिस्थिति में जब किसी बॉडी के ऊपर वेलोसिटी हो और फोर्स हो, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बना रहे, तो ये जो फोर्स है ये बॉडी के वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करा पाता है, लेकिन हाँ उसकी डायरेक्शन को जरूर बदलता रहता है, उसे मोड़ देता है, पाथ को यहाँ इंक्लाइन करा देता है। बच्चों यहाँ पर मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगा, लेकिन हाँ डायरेक्शन को तो जरूर चेंज करेगा। और एक्सीलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कई बच्चों के दिमाग में एक्सीलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये दिमाग में होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तभी हम चेंज कहेंगे वेलोसिटी को। नहीं सर, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट का मतलब दो चीजें हैं, खास बातें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कोई भी एक चेंज हो या दोनों चेंज हो तो कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भले ही चेंज नहीं करा रहा है, लेकिन हाँ उसके डायरेक्शन को तो जरूर बदल रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन तो लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के अंदर सब मिला जुला करके जो करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया ऑप्शन ये सही है। बी को चेक करें, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल। गलत, बिल्कुल गलत। कैन नॉट हो ही नहीं सकता, ऐसा तो गलत होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। गलत बच्चों, दिस इज रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करा सकता, केवल डायरेक्शन को बदल सकता है। डी में कहा गया मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्यों नहीं चेंज करा सकता? वेलोसिटी को चेंज कराने का मतलब ये नहीं होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो तभी वेलोसिटी का चेंज मानेंगे। हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो अच्छी बात है, अगर डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। और यहाँ के अंदर कह रहा है वेलोसिटी को चेंज नहीं करा सकता, गलत बोल रहा है। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ है। एक स्विच लगा हुआ है जिसका नाम यस है, दो बल्ब्स यहाँ कनेक्टेड हैं B1 B2, एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है। हमसे कहा गया है कि फिगर शोन टू बल्ब्स B1 एंड B2, ओके, रेजिस्टर R एंड इंडक्टर L, व्हेन द स्विच यस इज टर्न्ड ऑफ, मतलब स्विच पहले से ऑन रहा होगा, टर्न ऑफ बाद में किया गया होगा। बच्चों पहले से ऑन जब रहा होगा तो नो डाउट इसका मतलब पहले से इसके अंदर स्टेडी स्टेट रहा होगा, करंट यूँ जा रहा होगा, कभी ना कभी स्टेडी स्टेट बना रहा होगा। यहाँ पे कुछ करंट बच्चों यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा और इधर से ये करंट आया, दोनों ज्वाइन होकर ऐसे निकल गए। ये पाथ था करंट फ्लो का। करंट गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, करंट गया, इस तरह से करंट जा करके इस तरह से आ रहा। तब तक क्या किया गया बच्चों, स्विच को ऑफ कर दिया गया। जैसे स्विच को ऑफ करेंगे करंट फ्लो कराने वाले का कनेक्शन टूट जाएगा, तो इसके द्वारा तो करंट फ्लो नहीं कराया जाएगा। लेकिन हाँ, जिस समय कनेक्शन हटाया गया उस समय इंडक्टर स्टेडी स्टेट में था। तो बच्चों यहाँ पर करंट जैसे ही घटने का प्रयास होगा, जैसे बैटरी हटाया करंट डिक्रीज होने लगेगा, और करंट जैसे जीरो होने के प्रयास में हुआ, ये इंडक्टर तुरंत का तुरंत उसी डायरेक्शन में करंट को कंटिन्यू रखना चाहेगा और यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर लेगा। और जब यहाँ से बच्चों इंड्यूस्ड करंट अब फ्लो होने लगेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से देखिए लूप बन गया, इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब करंट इधर तो जा नहीं पाएगा, ओपन हो गया। इंड्यूस्ड करंट, इसके अंदर जो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ
जैसे ही स्विच को हटाया, ये अपनी मैग्नेटिक एनर्जी के बलबूते पे यहाँ पे इस लूप में करंट को फ्लो कराता रहेगा। बिल्कुल करंट डीके वाला केस होगा। और यहाँ पर बच्चों करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियल मैनर में डिक्रीज करती जाएगी और धीरे 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 करके यहाँ पर करंट जीरो की ओर अग्रसर होगा और बल्ब B1 B2 यहाँ थोड़ी देर बाद बल्ब B1 और B2 यहाँ क्या होंगे, बुझ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों ऑफ हो जाएंगे क्योंकि करंट की वैल्यू कुछ देर बाद जीरो होगा। तो बच्चों यहाँ B1 B2 दोनों डाई ऑफ हो जाएंगे, दोनों ही यहाँ पर बच्चों ऑफ हो जाएंगे, लेकिन तुरंत नहीं, कुछ समय बाद, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑफ किया उसी डायरेक्शन में करंट ये फ्लो कराता रहेगा, क्योंकि अपने अंदर ये क्या डेवलप कर देगा, बैक ईएमएफ, और करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होता रहा। जब इसी यहाँ तो कोई करंट इधर से आ नहीं रहा है, अब बच्चों यहाँ पर जो करंट चलेगा इधर जा नहीं पाएगा, उसको इसी लूप में ही जाना है। तो लूप में करंट यूँ फ्लो होता रहेगा, एक तरह से LR सर्किट जैसा फीलिंग आ रहा है। यहाँ पर करंट डी के जैसा केस होगा। तो यहाँ के लिए बच्चों हम कहेंगे स्विच को ऑफ करने के बाद बल्ब B1 और B2 ग्लो करते रहेंगे, आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएंगे, डाई ऑफ। तो करेक्ट चॉइस यहाँ पर क्या होगा बेटा, पहले ऑप्शन में कह रहा है बोथ B1 B2 डाई ऑफ प्रॉम्प्टली, तुरंत बाद। अच्छा, यहाँ के अंदर B1 B2 डाई आउट विथ सम डिले, यस, ऑप्शन बी यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस होगा। यहाँ के लिए हम लोग करेक्ट चॉइस लेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों इन्होंने एक इंटीग्रेशन दिया है, उसको सॉल्व करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर लिखा गया इंटीग्रेशन t=0 से लेकर के t=π/50 का रेंज दिया गया है, और इसके अंदर लिखा गया है साइन ऑफ 100t। ऐसे हमसे कहा गया है t के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट बताइए क्या होगा, इवेल्युएट करिए इसको। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू निकालना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 100 टाइम्स ऑफ टी। टी के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, तो जो यहाँ एडिशनल चीज़ है उससे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल टी नहीं है, यहाँ पर ओमेगा टी है, ओमेगा की जगह 100 है बच्चों, यहाँ 100 से डिवाइड हो गया। दिस विल बी इन द रेंज फ्रॉम t=0 टू t=π/50। ओके, आप चाहो तो -100 को बाहर रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चों हो गया -100, और यहाँ पर आ गया कॉस ऑफ 100t रेंजिंग फ्रॉम 0 टू π/50। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो रिजल्ट आएगा इस इंटीग्रेशन का, इसको मैं मान लेता हूँ इंटीग्रेशन फॉर आई का जो रिजल्ट आएगा वो बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1/100 पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो। और यहाँ के अंदर बच्चों cos 100t π/50, यहाँ हायर रेंज रखेंगे, cos 100 π/ क्या हो गया बच्चों 50, माइनस ऑफ cos ऑफ कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ के अंदर cos 0 डिग्री, 0 रेडियन, क्योंकि t की जगह जब 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 0। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ 1/100 cos 2π माइनस ऑफ cos 0 डिग्री। बच्चों यहाँ पर cos 2π को भी cos 0 की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि 2π मतलब फिर वहीं पर हम आ गए, तो यहाँ के अंदर cos 2π की वैल्यू 1 होगा, cos 0 की वैल्यू भी 1, 1 - 1 0, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर क्या आ गया 0। ठीक है, इसका रिजल्ट 0 हो गया। एक और आइडिया आपको बता दें बेटा, यहाँ पर अगर कोसाइन ओमेगा टी से कंपेरिजन करो तो ओमेगा की जगह क्या है 100, ओमेगा की जगह यहाँ पर बच्चों 100 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2π/T = 100। तमाम सिग्नल ऐसे पढ़ते हो, या SHM में पढ़ते हो, AC के केस में पढ़ते हो, वेव में पढ़ते हो आप। हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों टाइम पीरियड इसका निकालोगे यहाँ पर तो आ जाएगा π/50। अगर कोई साइन का फंक्शन हो, साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो, और उसको इंटीग्रेट बच्चों एक टाइम पीरियड के अंतराल में किया जाए तो वहाँ उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। किसी साइन ओमेगा टी लिखा हो, कहीं पर कॉस ओमेगा टी लिखा हो, और उसको इंटीग्रेट एक टाइम पीरियड में करो। देखिए ये जो टाइम है टाइम पीरियड के बराबर है,
0 से कैपिटल T के बीच में अगर इंटीग्रेट करोगे तो साइन या कॉस का रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है। अगर कहीं आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे साइन स्क्वायर का मैं नहीं बोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर का नहीं बोल रहा हूँ। इस फॉर्मेट में सिंपली हो, साइन की पावर 1 हो, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को एक टाइम पीरियड में अगर मुझे करना हो, रिजल्ट 0 आता है। यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस बच्चों इस तरह से मुझे मिलेगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर बच्चों 37 आप लोग देखें क्या बोल रहे हैं इसमें कहा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टी विल बी। एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी का क्यूब प्लस यहाँ पर बच्चों 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर एंड अगेन प्लस ऑफ 7 ऐसे दिया है। ऐसे बच्चों हमसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ पर डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम या टी जो भी वो पैरामीटर हो, टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई ओवर डी टी हमें निकालना है। बच्चों यहाँ पर डी वाई ओवर डी टी ऑफ वाई, वाई के जगह पर है 4 टाइम्स ऑफ टी क्यूब प्लस 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस ऑफ 7 ऐसे है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर 4 टी क्यूब का करेंगे 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा, या टी की पावर n का टी के रेस्पेक्ट में करना है, n टी की पावर n-1 का हिसाब लगाएंगे। 5 इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 टी की पावर 2-1 यानी 2t आ गया, प्लस आप 7 का क्या हो गया 0। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा बेटा 10 टाइम्स ऑफ टी, ये हो जाएगा डी वाई और डी टी का रिजल्ट। ठीक है, ऑप्शन में जाएं तो करेक्ट चॉइस मुझे दिख रहा है साफ साफ, यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा बच्चों ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ जाएगा ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बेटा हमसे क्या कहा गया है, सब लोग सीखो। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा यहाँ पर एक्स के बराबर है। तो पूछा गया टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। बेटा एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इसको x/1 लिख दो तो यहाँ x हो गया, यहाँ 1 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ऐसे हो गया। बच्चों यहाँ के अंदर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ का स्क्वायर माइनस यहाँ का स्क्वायर रूट, यानी कि 1 - x² ऐसे। अब इस ट्राइंगल को देखते हुए बच्चों अगर मैं टेन थीटा यहाँ निकालूं तो आ जाएगा दिस बाई दिस, x डिवाइडेड बाई 1 - x² का स्क्वायर रूट। और यहाँ पर ये मैंने निकाल लिया। बच्चों यहाँ का स्क्वायर पूछा, टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा x² और नीचे से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो करेक्ट चॉइस मुझे मिलेगा वो होगा ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों कहा गया ए बी सी आर 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब बच्चों परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर पढ़ाते समय मैंने बखूबी ये सारी बातों को आपको बताया है। ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉडुलस क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 39 की बात यहाँ के अंदर हो रही है। आप सभी बच्चे लोग समझें और आगे बढ़ें। बच्चों यहाँ के अंदर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो दिया गया है 1, 2 एंड 3। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस मच कैन बी रिटन हियर, वेक्टर ये के जगह ये का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है इंटू आई कैप। तीनों परपेंडिकुलर हैं तो एक को आई के, एक को एक्स के लांग मानेंगे, एक को वाई के लांग, एक को जेड के लांग, बड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास हो जाएगा +2 टाइम्स ऑफ जे कैप, दूसरे का मैग्नीट्यूड
मैंने 2 लिया है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ पर बच्चों अगले का 3k कैप ऐसे लिख दिया मैंने अपने अनुसार, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर हैं बच्चों। इसका मतलब एक मैं अगर पॉजिटिव x के अलांग मानूं तो अगला पॉजिटिव y के अलांग मान सकता हूँ, अगला यहाँ पॉजिटिव z के अलांग मान सकता हूँ, और भी आप कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये तीनों ही एक दूसरे के ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर हैं। तो हमसे कहा गया है कि मॉडुलस यहाँ के अंदर क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ये i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गया 1 + 4 + आप 9, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में क्या आ गया 14। तो यहाँ के लिए बेटा जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बेटा हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात हो रही है, सॉल्यूशन पार्ट। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, अ गैस बबल from an explosion under water oscillates with period कैपिटल T। कोई एक्सप्लोजन वाटर के अंदर हुआ है और एक्सप्लोजन होने से एयर बबल बन गया है, और वो जो बबल है वो ऑसिलेट कर रहा है। टाइम पीरियड जो यहाँ दिया गया उस बबल के लिए कहा गया टाइम पीरियड दैट इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर A, आगे लिखा गया D की पावर B एंड E की पावर C। यहाँ पर P को फिर बोल रहा है कि P यहाँ प्रेशर है, D बच्चों डेंसिटी है वाटर के लिए, और E यहाँ टोटल एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन है। ठीक है, वैल्यू ऑफ A B C आर रेस्पेक्टिवली, इनके ऊपर जो पावर लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो जितना डायमेंशन इधर का होगा वही डायमेंशन इधर का होना चाहिए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, कोई सा कांस्टेंट डायमेंशन लेस मैं लगा देता हूँ, ये डायमेंशन लेस होगा, P की पावर ये D की पावर B E की पावर C। तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यहाँ तो केवल टाइम पीरियड है, केवल टाइम का डायमेंशन होगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बच्चों m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1, टाइम का डायमेंशन आ गया। ये 18 डायमेंशन लेस बच्चों। दिस इज P फॉर प्रेशर। प्रेशर का मतलब यहाँ के अंदर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, फोर्स का मतलब mLT पावर -2, एरिया का मतलब L2, फोर्स पर यूनिट एरिया। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा mL की पावर -1 T की पावर -2, रख लीजिए। प्रेशर की जगह पर मैं रख रहा हूँ m × L की पावर -1 T की पावर -2 ऐसे। D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ L³ हो गया। यहाँ के अंदर बच्चों m डिवाइडेड बाई L³, यहाँ पर बन जाएगा मास फॉर m L³ इन दी सेंस L की पावर -3। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास इसका पावर क्या था, P की पावर ये, तो यहाँ की पावर ये। डेंसिटी के जगह पर उसका डायमेंशन लिखें तो m L की पावर -3 हो गया, यहाँ की पावर क्या है B। ओके बच्चों, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, तो यहाँ के लिए हो जाएगा mL2T पावर -2 दिस होल मच की पावर C। ओके, ये मैं हटा देता हूँ। बच्चों देखो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो या यहीं से देख लीजिए, इधर m की पावर 0 है, इधर आ जाएगा m की पावर ये, m की पावर B, m की पावर C, तो m की पावर A प्लस B प्लस C राइट हैंड साइड में आएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा A प्लस B प्लस C, और इधर m की पावर क्या है 0, तो A प्लस B प्लस C यहाँ 0 हो गया, पहला इक्वेशन। दूसरा देखें, L की पावर यहाँ 0 है, लेकिन इधर देखें L की पावर -A, L की पावर -3B, L की पावर 2C। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ से देखिए आएगा -A, और यहाँ से आ जाएगा -A, और यहाँ पर आ जाएगा L की पावर -3B है, तो -3B वहाँ से आ गया, और L की पावर यहाँ पर है 2C प्लस 2C, ये 0, इधर 0 है ना, कंपेयर करेंगे 0 आ जाएगा, इक्वेशन 2। तीसरा इक्वेशन बच्चों हमें मिलेगा T की पावर -2A और T की पावर -2C।
टी की पावर -2a टी की पावर -2c, यानी कि -2a -2c दिस विल बी इक्वल टू, इधर टी की पावर क्या है 1, ये 3 इक्वेशन मिले। अब तीनों इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करके आपको वैल्यू निकाल लेनी है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकाल लेनी है ए, बी और सी की। तो आई होप इतना मेहनत तो आप कर लेंगे। यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमको मिलेगा बच्चों, ए की वैल्यू यहाँ मिलता -5/6, बी की वैल्यू बच्चों यहाँ के लिए मिलता 1/2 और सी की वैल्यू यहाँ मिलता 1/3। यही रिजल्ट आपको मिलेगा बच्चों, इतना मेहनत आप कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपको मिलेगा। और ऑप्शन यहाँ के लिए जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों देखना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हमसे कहा गया है कि यहाँ के लिए ई, कैपिटल ई, स्मॉल एम, कैपिटल एल एंड कैपिटल जी डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली। तो कहा गया ई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम की पावर 5 इंटू जी स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या होगा देखते हैं। बेटा ई इंटू एल की पावर 5, एल की पावर 5 नहीं माफ करिएगा, एल की पावर 2, दिस मच इज डिवाइडेड बाई स्मॉल एम की पावर 5 इंटू जी का स्क्वायर। इसका यूनिट पूछा गया या डायमेंशन पूछा गया, क्या होगा यूनिट, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर बच्चों सिंपली या तो सबका डायमेंशन रख लीजिए या तो सबका यूनिट रख लीजिए, देखते हैं। तो बच्चों एनर्जी, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, और एनर्जी के लिए यहाँ यूनिट होगा जूल। ठीक है, यहाँ एनर्जी के लिए फिलहाल अभी मैं जूल रख रहा हूँ, आप चाहो तो सबका डायमेंशन रख लो, उससे भी पता चल जाएगा। यहाँ पर बच्चों एल स्क्वायर, एल यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम के लिए एक यूनिट आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो ये होता जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए मैं लिख सकता हूँ जूल इंटू सेकेंड, ऐसे लिख दिया बच्चों, यहाँ यस फॉर सेकेंड है। और ध्यान रहे इतने का क्या है स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। मास के जगह पर किलोग्राम, और किलोग्राम की पावर क्या हो जाएगा 5। दिस मच इज मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल जी। कैपिटल जी का मतलब होगा बच्चों, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका की यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जी का क्या है स्क्वायर। बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास क्या बना बेटा, ये जूल इंटू जूल का स्क्वायर, तो जूल का क्यूब हो गया, इंटू सेकेंड का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ किलोग्राम की पावर 5 और यहाँ किलोग्राम की पावर 4, तो यहाँ केवल किलोग्राम बचा। यहाँ न्यूटन का स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन का स्क्वायर हो गया, इंटू यहाँ बन जाएगा मीटर की पावर 4, मीटर की पावर 4। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करें बेटा, जो मैंने यहाँ जूल लिखा है, जूल, जूल का मतलब वर्क डन भी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से इसको बच्चों न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन का क्यूब इंटू मीटर का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम इंटू न्यूटन का स्क्वायर इंटू मीटर की पावर 4, ऐसे ऐसे। थोड़ा और मेहनत करें बेटा, तो यहाँ के अंदर ये देखिए, ये वाला 3 पावर इसके पूरे से कैंसिल हो जाएगा। एम का 3 पावर मतलब ये पूरा, ये मैंने यहाँ डैश लगाया है, इनटू का साइन होगा यहाँ बच्चों। ये पूरा यहाँ के 4 पावर को में से 3 पावर को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ के अंदर केवल एम बचेगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ, यहाँ हो गया न्यूटन, यहाँ हो गया बच्चों न्यूटन, इनटू हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ मीटर इंटू क्या हो गया, मीटर हो गया इंटू किलोग्राम, ऐसे हो गया बेटा। अब थोड़ा सा और मेहनत कर लो बच्चों। न्यूटन का मतलब होगा फोर्स इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू, माफ करेगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, मास इन दी सेंस किलोग्राम इंटू एक्सीलरेशन,
इन दी सेंस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू सेकेंड स्क्वायर यहाँ पहले से है, डिवाइडेड बाय मीटर इनटू किलोग्राम, तो सेकेंड स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, और बच्चों यहाँ पर मीटर ये कैंसिल कर देगा, किलोग्राम ये, तो देखिए यहाँ यूनिट बचा ही नहीं। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी यहाँ दी गई है, थोड़ा मेहनत करना था इसमें, ये क्वांटिटी बच्चों यूनिट लेस हो गया, दिस बिकम्स यूनिट लेस, और यूनिट लेस होने का मतलब यहाँ पर ये डायमेंशन लेस भी होगा। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है बच्चों सीधा सीधा हो गया, ये बच्चों यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा, यहाँ पर बच्चों यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। और डायमेंशन लेस अगर ये होगा बच्चों, तो यहाँ के अंदर ऑप्शन देखें कौन कौन सा है। सर लेंथ, मास, टाइम, एंगल। सर एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब इसको मैं एंगल का डायमेंशन मान सकता हूँ यहाँ के लिए, क्योंकि एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो बच्चों एक कॉलम बना हुआ है और यहाँ दो लिस्ट बने हुए हैं लेफ्ट और राइट में, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में ये बी सी डी ऐसे किया गया है और सेकंड में बच्चों 1 2 3 4 किया गया है। यहाँ पे मैच कराना है। ये फर्स्ट लिस्ट में ये नंबर दिया गया है, आप देखें यहाँ पर हाफ ऑफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। ठीक है, हाफ ऑफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन दी मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर बच्चों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशन सेकेंड लिस्ट में जाके मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 2 में, यानी कि ए की मैचिंग 2 से हो गई। अब दो ऑप्शन सी और डी यहाँ पॉसिबल है, आपको दिख रहा है। फिर दूसरे में जाएं आर सी एल बाई आर और स्क्वायर रूट में एल सी, इन तीनों का जो बच्चों डायमेंशन होता है वो टाइम के सिमिलर होता है, इसलिए बी की जो मैचिंग होगी टाइम वाले डायमेंशन से होगी, इसका मतलब बी का मैचिंग 1 से हुआ। अच्छा, यहाँ पर सी और डी में दोनों में ऐसा ही है। आगे जाएं तो 1 अपान स्क्वायर रूट में अपसाइलन नॉट म्यू नॉट अपसाइलन नॉट जो लिखा है, या ये बच्चों 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में म्यू नॉट अपसाइलन नॉट, इसको हम लोग कहते हैं ये लाइट स्पीड के बराबर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था एक जगह, याद करिए, जब मैंने आपको बच्चों ऑप्टिक्स पढ़ाया था उस समय। ठीक है, एक जगह आया था, इसका जिक्र हुआ था, तो मैंने वहाँ बताया था कि इतने पार्ट की वैल्यू, वेव में भी बताया होगा, वेव में बेसिकली बताया होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहे थे, तो इतने पार्ट की जो वैल्यू होती है वो बच्चों यहाँ वेलासिटी, लाइट वेलासिटी के सिमिलर होती है। स्क्वायर रूट में जी एम ई बाई आर, बच्चों ये आर्बिटल वेलासिटी हो गया। ठीक है, एक ऐसा कोई सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत करीब मोशन कर रहा हो उसकी आर्बिटल वेलासिटी हो गई। तो यहाँ के अंदर बच्चों सी में वेलासिटी आ रहा है और वेलासिटी का जो डायमेंशन है वो 4 से मेल खा रहा है, इसका मतलब सी का जो मिलाप करेंगे वो 4 से करेंगे, ऑप्शन डी की ओर जा रहा है ध्यान। बी वी एल क्यू ई एस एल, यहाँ पर बच्चों ये तीनों ही बी वी एल मैग्नेटिक फोर्स, क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स, एस एल यहाँ टेंशन फोर्स, बच्चों यहाँ के अंदर फोर्स की ओर इशारा कर रहा है ये। तो करेक्ट चॉइस, करेक्ट मिलाप इसका जो होगा, मैचिंग होगा, वो होगा फोर्स वाले से यानी थर्ड से। तो सब मिला जुला कर यहाँ कुछ भी ऐसा सॉल्व करने वाला नहीं है, जनरल बातें लिखी गई हैं। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए मैचिंग के हिसाब से जो होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 का जो यहाँ पे करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा बेटा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, यहाँ बच्चों ऑप्शन डी आप लोग सेलेक्ट करोगे यहाँ, क्योंकि जनरल चीज़ें यहाँ लेफ्ट साइड में लिखी हुई हैं। अगर आप अब तक पढ़ाई कर लिए हो तो इसमें से शायद ही कोई क्वांटिटी हो जिससे आप अब तक अनजान हो, ना जानते हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ टिक करेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों उन्होंने हमसे क्या कहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है ए वेक्टर
वेक्टर ये दिया है समथिंग समथिंग समथिंग, बी वेक्टर दिया है समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप समथिंग के कैप, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बच्चों कोई ट्राइंगल है, ऐसे मैं ट्राइंगल बता देता हूँ, इसके दो साइड्स यहाँ पर लिए गए हैं, एक वेक्टर ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक वेक्टर बी से। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसका हाफ कर देंगे। अगर बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया होता तो सिंपली ए क्रॉस बी कर लेते, लेकिन ट्राइंगल के एरिया निकालने में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूँ एरिया का तो कहूँगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पहले बच्चों ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालने जाएंगे तो नियमतः हम लोगों का लिखने का तो तरीका है, हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, आप चाहो तो एक और बढ़ा लो यहाँ आई कैप। पहले वेक्टर के पास गए और पहला वेक्टर यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा है बेटा दिस सेज हियर 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, तो 3 और यहाँ पर +1 हो गया, जे का कॉफिशिएंट 1 हो गया, सिंपली 1 लिखेंगे, के का कॉफिशिएंट बच्चों -4 हो गया और आई का कॉफिशिएंट मैंने रिपीट कर दिया। फिर यहाँ वेक्टर बी के बारे में हम लिखेंगे, वेक्टर बी हमारे पास जो होगा बेटा हो जाएगा 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस -2k कैप। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट लिखिए, i का कॉफिशिएंट 6, j का कॉफिशिएंट 5 और बेटा यहाँ k का कॉफिशिएंट -2 और यहाँ पर 6 हो गया। ऐसे ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर a क्रॉस b का जो रिजल्ट निकल कर आएगा, चलिए देख लेते हैं। पहले i कैप को लेंगे और बाकी को यहाँ आई वाले को ढक लेंगे, ये रो यूँ लगेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू -2, तो यहाँ पर -2 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा बेटा -2, फिर हो गया -4 इंटू 5 इंटू -4 यानी कि -20, यहाँ पर एक माइनस पहले से लगा है तो +20 हो जाएगा, प्लस आप जे कैप। जब 4 स्टेप में करते तो यहाँ हमेशा प्लस लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जे कैप में गए, इसको ढक लिया, फिर यहाँ ये रो लगा, ये हो जाएगा -24 और यहाँ एक बार फिर माइनस करेंगे और एक बार फिर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -6 जो कि प्लस हो चुका है पहले, तो यहाँ पर 6 हो गया बच्चों। अच्छा, यहाँ पर बच्चों इस बार हम के को ढक लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्लस ऑफ के कैप, ऐसे लिख लिया बच्चों, माफ करिएगा, प्लस ऑफ के कैप को ढक लिया तो ये बचा 15, 3 इंटू 5 15 -6, 15 -6। तो सब मिला जुला कर बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्रॉस बी का जो रिजल्ट मुझे मिला, ये क्रॉस बी का जो रिजल्ट मिला वो आ गया 18i कैप और यहाँ पर हो जाएगा -18 जे कैप और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 15 -6, यहाँ 9 आ गया, प्लस आप 9 टाइम्स ऑफ के कैप। मेरे प्यारे बच्चों ये क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैं निकालने के लिए जाऊँ तो सिंपली मेरे पास होगा स्क्वायर रूट के अंदर 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, भाई -18 का स्क्वायर करोगे तो +18 स्क्वायर आ जाएगा, लिखो ना लिखो। यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करके आप निकालोगे, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा बच्चों 27। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका रिजल्ट आपको 27 मिलेगा और 27 का मुझे हाफ चाहिए। यहाँ पर बच्चों जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का, एरिया विल बी इक्वल टू जो भी यहाँ a क्रॉस b का मॉडुलस मिला उसका हाफ, यानी कि 27 बाई हाफ करेंगे, बाई 2 करेंगे, माफ करिएगा, तो आ जाएगा 13.5 यूनिट। यही बच्चों इसका एरिया आ जाएगा और ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बच्चों कहा गया है द रिजल्टेंट ऑफ n फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एक्टिंग एट ये पॉइंट इज 0। कई तरह के कई फोर्स हैं बच्चों, एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो कहा गया है कि उनका रिजल्टेंट अगर 0 आना है तो n की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है।
मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 की बात हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। बेटा अगर दो फोर्स हों, एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हों और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता तो यहाँ रिजल्टेंट दो ही मिलकर के 0 दे देते, वन डायमेंशन का केस होता। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं करना। मान लो ये 10 है तो ये 20 है, ये 10 है ये 10 नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ 10 और लगाना पड़ेगा। तो कम से कम यहाँ 3 फोर्स लगेंगे। ये बच्चों 1D के केस में मैं बता रहा हूँ, और 2D का केस लेंगे तो भी बच्चों यहाँ 3 फोर्स कम से कम होने चाहिए, 3 वेक्टर कम से कम होने चाहिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों या सेम मैग्नीट्यूड, डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर जिसका रिजल्टेंट क्या है 0, लेकिन यहाँ पर कम से कम 3 चाहिए हैं। 3 के बिना नहीं काम चल पाएगा, चाहे 1D का केस हो चाहे 2D का केस हो। अगर 1D का केस होता और ये पूछता कि भाई यहाँ पर कितने कम से कम नंबर ऑफ फोर्स चाहिए, तो मैं कहता 2। लेकिन उसने शर्त ये लगाया है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों, और ये नहीं कहा कि 1D है 2D है। तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो, मिनिमम मुझे खोजना है। तो बच्चों यहाँ मिनिमम तो 1D में आता, लेकिन 2 होता आंसर अगर मैग्नीट्यूड का नाम ना लिया होता। लेकिन इसने कहा मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ के अंदर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ भी सेम हो गया था, जैसे मान लो ये 5 हो ये 20 हो, तो यहाँ 15 और लगा दें, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा मामला। 3 मिलकर के बैलेंस कर दिए। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 में 2 वेक्टर हमको दिए गए हैं। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये एंगल द वेक्टर दिस वो एलांग रहेगा बच्चों, अंडरस्टूड है। वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप के एलांग बच्चों यहाँ हमसे पूछा गया है कंपोनेंट क्या होगा। पहला वेक्टर यहाँ के अंदर दिया गया है वेक्टर ये, दिस इज 2i कैप प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ जे कैप, ऐसे, ठीक है बच्चों। अगला वेक्टर जो यहाँ के अंदर है उसका नाम तो नहीं लिखा, मैं बी मान लेता हूँ। यहाँ पर ये दिया गया बच्चों आई कैप प्लस जे कैप, कंपोनेंट ऑफ ये एलांग भी पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम लोग सबसे पहले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर मुझे मिलता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर एक वेक्टर कोई ये है और दूसरा वेक्टर कोई बी है। इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, ये का कंपोनेंट बी के एलांग लेना है, मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट ये कॉस थीटा। ओके, यानी ये कॉस थीटा मुझे निकालना है। तो हो जाएगा ये कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। मेरे प्यारे बच्चों ये डॉट बी करेंगे तो आई के कॉफिशिएंट का आई के कॉफिशिएंट से 2 1 जा 2 हो गया। यहाँ पर बच्चों 3 का कॉफिशिएंट, यहाँ जे का कॉफिशिएंट अगले जे के कॉफिशिएंट से बच्चों यहाँ 3 1 जा 3 हो गया, डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2। और इस तरह से करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आया वो हो गया ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आ गया बच्चों ये हो गया ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों, अब कहाँ चलेंगे, खत्म हो गया, 45 क्वेश्चंस थे। इस तरह से बच्चों आपके हेल्प के लिए जो टेस्ट अभी हुआ था उसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। कहीं पे कोई हेजिटेशन रहा हो, आई होप वो रिमूव हो गया होगा। ऑल्दो अभी भी अगर आपको कोई हेजिटेशन है देन मेरा नंबर आपके पास है, ऐप आपके पास डाउनलोडेड है, आप ऐप पे मैसेज करिए, मेरे नंबर पे मैसेज करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप जानते हो, और मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप कोचिंग पे मिलके पूछिए, आप मैसेज करके पूछिए, जवाब मैं आपको दूंगा। बच्चों जब भी मुझे फुर्सत मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। बस पूरा मेहनत से, पूरे लगन से, पूरी तत्परता से पढ़ाई करते जाओ बच्चों। विजय लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है और हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लेना है। बहुत करीब आप पहुंचने वाले हो, मेहनत कंटिन्यू रखो। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।